ये क्वेश्चन सबने पढ़ा है कि लाइन चार्ज लैम्डा पर यूनिट रेडियस लॉस द रिंग ऑफ ए व्हील, दिस इज ए व्हील, इस व्हील में हर लोकेशन पर लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज किया गया है। देन हाउ मच विल बी द टोटल चार्ज? Q की वैल्यू कितनी होगी? Q is equal to lambda multiplied by the total length, that is 2 pi r into length। ये इसकी लेंथ आ गई है Q की। पर इसमें यही कंफ्यूजन होता है। एक चीज हमको देखनी है कि जो चार्ज B के चारों तरफ घूमता है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और यहाँ पर इतने सारे एरिया में B नहीं है, तो B की जो इफेक्टिव लेंथ हम लेंगे, चार्ज जो B के चारों तरफ घूमेगा, वो ये वाली लेंथ हम नहीं लेंगे, ये वाली लेंथ लेंगे। ये क्यों? क्योंकि B इसके अंदर है, इसके अंदर B नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने ये पूरी लेंथ नहीं लेनी है, क्योंकि सिर्फ इतनी लेंथ लेनी। अब ये लेंथ कितनी होगी? ये वाला रेडियस A है, इसलिए इफेक्टिव चार्ज going round E Q is equal to 2 pi A into lambda। ये Q के वैल्यू आ गई। अब हमारा फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू Q B V। इसमें एक B कैंसिल हो गया। Now this is mv upon r, ये r इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस कितना है? mv upon a, this is equal to q, q का इफेक्टिव वैल्यू कितनी ली? 2 pi a into lambda, and this is b। ये b क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज और चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और ये ऐसे घूम रहा है, तो जो इसके पास मैकेनिकल वेलोसिटी है वो कितने रेडियस से घूम रही है? r। तो जब हम मैकेनिकल मोमेंट लेते हैं या मैकेनिकल वेलोसिटी लेंगे तो हम कौन सा लेंगे? r। और ये जो लीनियर वेलोसिटी है v, इस v को अगर हमने ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो हमको कौन सा रेडियस लेना होगा? r या a? r। इसलिए इस v को जब हम ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r ओमेगा। और इसमें अब ओमेगा की वैल्यू लीजिए, a इधर चला जाएगा, दिस इज 2 pi a स्क्वायर लैम्डा b अपॉन mr, ये इसकी वैल्यू है। जो चार्जेस हैं सर वो बड़ी है, वो छोटे में चार्जेस? छोटे में कोई रिंग नहीं है चार्जेस नहीं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है बस। तो सर मैग्नेटिक तरफ ये तो चार्जेस है, तो मैग्नेटिक करेक्ट। उतने पोर्शन में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं? नहीं, इन्होंने ये बताया कि किसी एक लोकेशन पर, ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने एरिया में है बस। तो सर हमने b की वैल्यू r ओमेगा क्यों किया, मतलब a ओमेगा क्यों किया? क्योंकि मैकेनिकली पार्टिकल कहाँ रखे हुए हैं? r रेडियस पर रखे हैं, और जब v को हमने r ओमेगा में कन्वर्ट करना है,
V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमको वो वाला आर लेना पड़ेगा जो इस V के साथ लिंक है। इस V के साथ कैपिटल आर लिंक है, इसलिए हमने आर लिया। सर्कुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबकी वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस होती है। तो अगर ये ऐसे चक्कर लगा रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर होगी। ये डायरेक्शन है I वेक्टर, J वेक्टर और ऊपर की तरफ K वेक्टर। इसलिए इसके आंसर में जब हम इसको वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए इसमें K लगा देंगे। ये इसका आंसर आया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि अगर चार्जेस पूरी बड़ी रन में तो सिर्फ इतने पोर्शन में बांधने? करेक्ट। हमने चार्जेस को सिर्फ इतने से पोर्शन में क्यों लिया, इतने सारे पोर्शन में क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक भरा होता तो ये इतने सारे चार्जेस पर इफेक्ट करता। अभी मैग्नेटिक फील्ड की सर्कमफ्रेंस कितनी है? तो आंसर है 2 पाई a। यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड भरा होता तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती? 2 पाई r। तो लैम्डा को किसके साथ मल्टीप्लाई करना फिजिबल है? a के साथ, 2 पाई a के साथ कि 2 पाई r के साथ? a के साथ। क्यों? क्योंकि यही रिंग है जिस पर फोर्स लग रहा है और घूम रहा है। अब डिस्टेंस हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया, जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो डिस्टेंस बड़ा करने से उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट तो इसी का आना है और ये रिंग कितना बड़ा है? 2 पाई a। इसलिए हमने उसको 2 पाई a। ठीक है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल विच गिव्स अस ए लेसन ऑल्सो। कि हम आगे से याद रखेंगे कि जितना भी अंदर में आता है उतने रिंग का चार्जेस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। यहाँ पर चार्जेस को ऐसे चलना है, इस पर अगर फोर्स लगना है तो B की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? तो आंसर है तीनों चीजें x, y, z, i, j के डायरेक्शन में होनी चाहिए। कौन सी तीनों चीजें? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी और रेडियस। तो यहाँ पर ये रेडियस है x डायरेक्शन में और यहाँ पर जब पार्टिकल है तो ये इधर चल रहा है। इसको किस डायरेक्शन में हमने मान लिया? y। तो ये है x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i। वेलोसिटी किस तरफ है? y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j। अब तीसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए? k। किधर होनी चाहिए? k। अगर ये i j k x y z बन गया तो फोर्स लगेगा और नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया होता कि ये k की बजाय j है तो हम आंसर क्या लिखते? देयर विल बी नो फोर्स। अगर ये I लिखा होता तो भी क्या लिखते? नो फोर्स। फोर्स के लिए एक ही कंडीशन है कि ये तीनों कैसे होने चाहिए? एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये है रेडियस, ये है वेलोसिटी और ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये तीनों एक दूसरे पे राइट एंगल पे रहेंगे तब जाकर हमको फोर्स मिलेगा। ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए। फोर्स का ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस P। इसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू ईच अदर होने चाहिए और तब फोर्स मिलेगा। और इन तीनों में वेक्टर प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट होता है? अगर ये I है, ये J है तो I क्रॉस J इज इक्वल टू A। तो ये तीनों एक दूसरे पर राइट एंगल होते हैं। इसलिए हमको बता दिया गया है कि ये राइट एंगल पर है, ताकि हम ये क्वेश्चन मत करें कि अगर ये K नहीं होगा तो क्या होगा? फोर्स ही नहीं लगेगा। ठीक है। इसलिए उसको K दिया गया है सो दैट वी आर श्योर कि फोर्स लगेगा।
हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन बनाना है आपको। इसमें हमको L, C और R तीनों की वैल्यू दी गई है और ओमेगा R निकालना है। डायरेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। ओमेगा R की वैल्यू कितनी होती है? 1/√LC। डायरेक्ट उसी से आप निकाल लीजिए। So this is value of resonance frequency. अब Q factor. L ओमेगा बाई, ये किसका फॉर्मूला है? L ओमेगा बाई R, Q का फॉर्मूला। मैंने तो अभी बताया, Q इज इक्वल टू 1/R रूट L अपॉन। हाँ, लास्ट में क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ, शुरू में जो लिखा है आपने, कितना लिखा है बोलिए? N ओमेगा अपॉन R। ये Q फैक्टर की वैल्यू थी। अच्छा अच्छा, आप इससे निकालना चाहते हैं L की वैल्यू कितनी है? 2, ओमेगा की वैल्यू 125 and this is 10. ये आता है? That is good. ये शुरू जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से ही निकाल लिया। अदरवाइज ये पूरा यहाँ तक जाके फिर उसको उल्टा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। So this is good.
निकालेंगे, क्वालिटी फैक्टर कितना है 25 और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 125। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी रेंज निकालना है ट्यूनिंग का। तो फ्रीक्वेंसी रेंज निकालने के लिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ डबल हो गई है। पहली बार आपने एक फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया था, अब 2 फ्रीक्वेंसी के लिए बनाइए। ये एक फ्रीक्वेंसी और ये दूसरी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से कैपेसिटर हम कैसे निकालते हैं? तो आंसर है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इससे हमने स्क्वायर कर दिया ये, तो C किसके बराबर हुआ? ये कैपेसिटर की वैल्यू है। एक बार ओमेगा 800 किलोहर्ट्ज रखिए तो एक फ्रीक्वेंसी आ जाए, एक कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी बार ओमेगा को 1200 के रखिए तो उस समय दूसरे C की वैल्यू आ जाएगी। सो द कैपेसिटर शुड चेंज फ्रॉम C1 टू C2, ओमेगा विल चेंज फ्रॉम 800 टू 1200। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए एंड व्हेन यू पुट टेक माइंड दिस, व्हाट इज दैट? 10 to the power 3। ठीक है, तो कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, जहां K लिखा है वहां आपको 10 to the power 3 करना है। जैसे माइक्रो में 10 to the power -6 कर रहे हैं वैसे। अब कैपेसिटर का रेंज निकालिए। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो हमको दिया गया है 800 किलो हर्ट्ज, इससे एक चीज पता लगती है, किलो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? ओमेगा की या एफ की? एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, so omega square is equal to 4π square f square। ये जो f की वैल्यू है, this you will put as 800 to 10 to the power 3, और दूसरे केस में 1200 to 10 to the power 3, 4π square साथ में रहेगा। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट निकालना चाहते हैं तो पाई स्क्वायर को 10 मान सकते हैं, अदरवाइज उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लीजिएगा। हाँ जी, तो ये आपको दोनों के आंसर लाने हैं, और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, और यू कैन ऑलवेज ब्रेक सबकी वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। ये आ गया L ओमेगा L इंटू 4π स्क्वायर, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं इट शुड कम टू दिस। उसी तरह से दूसरे को सॉल्व करेंगे, दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, when the frequency is 1200, तब इसकी वैल्यू आती है 87.9, and when the frequency is 800, the value is
197.8। दोनों वैल्यू आएगी तो देयर इज ए वेरिएबल रेंज और रेंज कितना है 87.9 से 197.8। ये उसके कैपेसिटर का रेंज रहेगा। इसको देखिए, सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। L, C, R are arranged in parallel। तीनों को पैरेलल में लगाया है। Show that total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency। ये वही चीज है जिसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं कि L और C पैरेलल में हो तो करंट कब मिनिमम होती है, when omega is equal to 1/√LC। Show that total current in parallel is minimum at this frequency। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका, show that total current is minimum, ये वाला हम पहले वाले प्रूफ में कर चुके हैं। किस तरह से करंट थ्रू XL और करंट थ्रू XC ये दोनों हम निकाल चुके हैं और उसकी मिनिमम कंडीशन क्या आई थी। Current through XL, that was current through XL, this was equal to V/XL और दूसरे के लिए करंट क्या थी माइनस V/XC and this current should be minimum 0। तो अगर ये गिवन कंडीशन है कि VXL minus VXC should be equal to 0. Why we should put minus here? Because phase of V along C is opposite to the phase of V along F। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस VL और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस VC एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ये करंट है I VL VC। तो एक करंट जो VL में जाती है, दूसरी करंट जो VC में जाती है। यहां से करंट के दो पार्ट हैं। ओके, ये करंट कौन सी है? दिस करंट इज IL and this current is IC और दोनों करंट मिलाकर टोटल करंट कितनी हो जाएगी I। This is I, so I is equal to this minus this and this should be 0। अगर इसको 0 होना है तो हमने इसको सॉल्व करके क्या कंडीशन निकाली थी? 1/XL minus 1/XC should equal to 0, क्योंकि ये दोनों V तो इक्वल है, ये दो पॉइंट के V इक्वल है, इसलिए 1/XL minus 1/XC is equal to 0। That gives XL is equal to XC और omega is equal to 1/√LC। ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल LC सर्किट में करंट के सबसे कम होने की ये कंडीशन है। अब इन्होंने ये दिया है कीपिंग सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट। इन सीरीज LCR सर्किट, resonance frequency is equal to 1/√LC। और यहां पर भी क्या निकाला हमने? show that current in parallel is minimum at this frequency। यही फ्रीक्वेंसी किसके लिए आई? मिनिमम करंट के लिए। so at this frequency the current is maximum। at this frequency current is minimum।
जिस फ्रीक्वेंसी के लिए LCR सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है उस फ्रीक्वेंसी के लिए LCR पैरेलल सर्किट में करंट मिनिमम होती है। ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, obtain RMS value of the current in each branch of the circuit। इन दोनों में आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों के करंट की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं। एक में कितनी है V/XL और दूसरे में V/XC। निकाल दीजिए। V हमको दिया गया है, V = 230। XL की वैल्यू आप निकाल लेंगे, XC की वैल्यू वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप XL और XC की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, L ओमेगा। ठीक है, तो ये है L ओमेगा एंड दिस इज 1/C ओमेगा। तो 1 यहां पर आएगा और C ओमेगा यहां चला जाएगा। ये अब आपको B मालूम है, L मालूम है, ओमेगा मालूम है और C मालूम है। और हमको निकालना क्या है, दोनों की इंडिविजुअल करंट निकालनी है। अगर इंडिविजुअल करंट निकालनी है तो इसको इंडिविजुअल ट्रीट करिए। I थ्रू इंडक्टर इज V/L ओमेगा एंड I थ्रू कंडक्टेंस इज इक्वल टू V/C ओमेगा। ये किससे आया, V/XL से, और ये किससे आया, V/XC से। बस ये दोनों में वैल्यू रखिए, दोनों की अलग अलग करंट आ जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, इधर से और इधर से जाने वाली करंट बराबर होती है, इनका फेज अपोजिट होता है। बिकॉज V/XL इज इक्वल टू V/XC, एक प्लस और एक माइनस, दोनों का फेज उल्टा रहेगा। तो तीनों में करंट आप कैसे निकालेंगे, इन तीनों के लिए V की एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पर अभी हमने IL और IC लिया है, IR कैसे लेंगे, V/R। इस वैल्यू से IR भी निकल आएगा। ओके, तो ये तीनों के आंसर आप अलग अलग निकाल सकते हैं। इन दोनों में जो करंट आ रही है दिस इज 0.92। दोनों में एक ही आंसर आना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है देन दैट आंसर विल बी सेम 0.92। क्या यस, आप ये पूछ रहे हैं कि I की वैल्यू जो निकली वो I RMS है कि I पीक है। जी हाँ, तो जिस V से आप ऑपरेट कर रहे हैं 230 वोल्ट, वो V कैसा है, RMS, इसलिए I भी कैसा निकलेगा, RMS। ठीक है, अगर V पीक वैल्यू होती तो I पीक वैल्यू निकलती, V इंस्टेंटेनियस होता तो I भी इंस्टेंटेनियस निकलती। तो यहाँ 230 वोल्ट हम सबको मालूम है RMS वैल्यू होती है, इसलिए जो I हमने निकाला वो भी RMS वैल्यू। और अगर दूसरा कोई चीज नहीं दी है तो भी RMS वैल्यू। ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है। LCR सीरीज सर्किट दिख रहा है आपको, यहाँ से करंट जाएगी, इस करंट को इससे जाना है, फिर इससे जाना है, फिर इससे जाना है और इधर आना है। तो ये तीनों आपस में कैसे माने जाएंगे, सीरीज, इसलिए ये LCR सीरीज सर्किट है। अब इस LCR सीरीज सर्किट में सबके बारे में फटाफट बताते जाइए। पहली चीज क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का,
1/√LC। L की वैल्यू आपको मालूम है, C की वैल्यू आपको मालूम है, बच जाएगा। दूसरा इम्पीडेंस Z ये इससे कैलकुलेशन Z की। तीसरा करंट एट रेजोनेंस। करंट एट रेजोनेंस का फॉर्मूला बताइए। करंट एट रेजोनेंस का फॉर्मूला होता है V/R, क्योंकि रेजोनेंस में Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? R, तो V/R करंट एट रेजोनेंस। अगली चीज V across 3 elements। V across 3 elements कैसे निकालेंगे? यस, I की वैल्यू पहले निकालनी है और I की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली। करंट एट रेजोनेंस, ये हमने I की वैल्यू निकाली। इस I को किस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? I into R। VL निकालने के लिए I into XL और VC निकालने के लिए I into XC। ये आ गया VR, VL और VC। और जिस समय रेजोनेंस होता है VL और VC दोनों का सम कितना होता है? 0, बिकॉज VL इज इक्वल टू माइनस VC। तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 0। What is sum of voltage across L and C? 0। ये बस अब खाली आपने इसमें फिगर भरने हैं और थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो AC के इतने तरह के ही क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और होता है AC में, वो है AC इक्विपमेंट्स पे। दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये है कि एक जनरेटर हमने चलाया, उस जनरेटर से कितनी वोल्टेज निकलती है। पावर हाउस के जनरेटर की वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोगों ने चैप्टर 1 में किया है, वो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है पावर ट्रांसमिशन थ्रू ट्रांसफार्मर, उसका भी आपने एक लंबा वाला क्वेश्चन किया हुआ है। पावर हाउस में पावर बनती है और एक विलेज में जाती है, एक वहां का ट्रांसफार्मर, एक यहाँ का ट्रांसफार्मर। तो ये दो क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का और जनरेटर का हो गया। ये वाले अभी हमने LCR सर्किट पे किए। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ AC। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स AC। नेक्स्ट क्लास से हम लोग EM वेव स्टार्ट करेंगे।